हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल पेपर होने वाला है। उसके लिए हम सोशल साइंस का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हमने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सोशल साइंस का हम बिल्कुल करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना क्लास। और सोशल साइंस का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट का बताए हैं। जैसे कि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होता है, तो 2 सब्जेक्ट का हम पहले वीडियो में बता दिए हैं, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का, दोनों को बता दिया है। तो अभी की इस क्लास में हम बताने वाले हैं 3 सब्जेक्ट जो बाकी हैं उसका लघु उत्तरीय प्रश्न, गेस लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला है। इसी में से आप लोग को एग्जाम में आएगा इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी का और आपदा प्रबंधन, ये तीनों का हम अभी के इस क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला है। अगर आप लोग वह सब क्लास नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, फिर से आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन, हम 19 तक पिछले क्लास में करा दिए हैं। अभी के इस क्लास में 20 से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिनसे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालते हैं। और इसका उद्देश्य देख सकते हो, उद्देश्य है यहाँ पर पहला नंबर भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता को समाप्त करना। 2 नंबर है कि शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार लाना। 3 नंबर है कि प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना। और 4 नंबर है कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करना। 5 नंबर है भूमि की वर्षा व यहाँ पर क्या लिखा है, उर्वरा शक्ति का 100% उपयोग कर भारत की समृद्धि अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। इतना लिखिएगा तो 2 अंक मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखिएगा तभी 2 अंक मिलेगा। आप लोग इनमें से मेन पॉइंट भी लिख सकते हो 20 से 30 शब्दों में, तभी आप लोग को 2 अंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्यों कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैश्विक क्रियाओं का संपादन जिसमें आर्थिक उत्पादन निहित होता है। अर्थात लेविस ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहना अनुचित नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका पाकर अपनी आजीविका का संपादन करते हैं। अर्थव्यवस्था के 2 कार्य इस प्रकार हैं। पहला नंबर है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, और यहाँ पर है संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। 2 नंबर है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि एटीएम क्या है। तो इसका उत्तर है कि एटीएम कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित आज इस मुद्रा का प्रयोग विनिमय क्रिया को संपादित करने किया जा रहा है। और एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। एटीएम के लिए एक गुप्त पिन कोड होता है जिसे बगैर जाने एटीएम का संचालन संभव नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है ये, यानी जिसे बगैर जाने एटीएम का संचालन संबंध नहीं है, यानी जिसको पिन पता नहीं होगा वह एटीएम के पास जाकर कुछ नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, बचत क्या है अथवा किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। तो इसका उत्तर है कि बचत प्राप्त आय में से उपयोग को घटाने पर प्राप्त होता है। बचत आय उपयोग बचत 2 प्रकार का होता है, नगद बचत तथा वस्तु संचय।
आय का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो ऐसे वस्तुओं पर खर्चा किया जाता है जिसे रखा जा सके। इस प्रकार वह वस्तु संचय का माध्यम है, किंतु कुछ ऐसा संचय या बचत जो वस्तु के रूप में नहीं होता है, संचय या नगद बचत है। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो इसका उत्तर है कि व्यावसायिक बैंक, यहाँ पर व्यावसायिक लिखा है, व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। इसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। कार्य देख सकते हो, पहला नंबर है कि जमा के स्वीकृत करना। व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है, क्योंकि इसी आधार पर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं। ये अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा के रूप में ग्राहकों के बचत को जमा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो 2 नंबर है कि ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर उचित जमानत के आधार पर एवं सेवा प्राप्ति हेतु उत्पादन एवं उपभोक्ता को ऋण प्रदान करते हैं। और 3 नंबर है उपयोगिता संबंधित कार्य। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न उपयोगिता संबंधित सुरक्षा प्रदान करते हैं और बैंक यात्री चेक या साख प्रमाण पत्र, एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड की सुविधा एंड लॉकर की सुविधाओं प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सहकारिता से क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं अथवा सहकारिता की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर है कि सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का अर्थ क्या है, तो सहकारिता का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करना। जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो अर्थशास्त्र में सहकारिता कहलाता है। तात्पर्य यह कि एक संगठन जिसके अंतर्गत 2 या अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं, सहकारिता कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26 नंबर कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण की नीति अपनाई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिक पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि वैश्विक कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती हैं तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादनों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार के होता है। पहला नंबर है एंथ्रासाइट, दूसरा नंबर है बिटुमिन्स, तीसरा नंबर है लिग्नाइट और कोयला तथा चौथा नंबर है पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है, तो पीट कोयला होता है। याद रखिएगा, सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं अथवा खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। तो इसका उत्तर है कि खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिजों का भंडार सीमित है, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिजों का संरक्षण कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 15 नंबर
नंबर देखिए लिखा गया है यहाँ पर, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। यहाँ पर है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा का उत्पादन। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य प्रकाश से होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तो सूर्य प्रकाश से होता है। सौर प्लेट पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब रासायनिक ऊर्जा बैटरी में संग्रहित की जाती हैं। बैटरी की ऊर्जा से घरों को ऊर्जा मिलती है। बैटरी की ऊर्जा से घरों की ऊर्जा मिलती है। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, तो इसका उत्तर है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। यहाँ पर इस प्रकार है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। देख सकते हो यहाँ पर पहला नंबर है पॉइंट में, वन स्थानीय जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक हैं। 2 नंबर है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं। 3 नंबर है नदी प्रवाह को नियमित करके बाढ़ों की विभीषिका को कम करता है। 4 नंबर है वन तेज पवन की शक्ति को कम करता है और मरुस्थल का विस्तार रोकता है। उसके बाद 5 नंबर है कि वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखते हैं तथा पारिस्थितिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर है कि मृदा यानी मिट्टी कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। मृदा संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषकीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तेलहन दलहन पौधे की खेती की द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अतः फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग अन्य रासायनिक खाद के उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूलचूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। तो यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर है कि सार्वजनिक उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं। BHEL तथा SAIL यानी SAIL इस प्रकार के उद्योग हैं। दो नंबर है यहाँ पर कि निजी उद्योग का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में होता है। टिक्सो तथा बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग के उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 3 नंबर कि संयुक्त उद्योग वे उद्योग जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OL तेल होता है, एक ऐसा ही उद्योग है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है सरकारी उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादनों श्रमिक या दोनों के हाथों में होता है, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। महाराष्ट्र की चीनी मिलें तथा केरल के नारियल पर आधारित उद्योग इसके उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि समुच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि शंक्वाकार
पहाड़ी का प्रदर्शन वृत्ताकार या बंद रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई मध्य में बिंदु या त्रिकोण बनाकर किया जाता है। ऊंचाई प्रकट करने वाली रेखाएं अंदर तथा निचाई प्रकट करने वाली रेखाएं बाहर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादन से संबंधित होते हैं। खनिज आधारित उद्योग खनिज संपदा से संबंधित होते हैं। वरक संयंत्र आटा उद्योग कपास उद्योग कृषि आधारित हैं, जबकि सीमेंट उद्योग इस्पात उद्योग खनिज आधारित उद्योग हैं। उसके बाद यहाँ पर है 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आ गया। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपदा प्रबंधन में से, जिनमें से 2 बनाना है। तो उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि भूकंप का सरल अर्थ भूमि का कंपयमान होता है। भूकंप एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत भयानक होती है। इससे जान माल की अपार क्षति होती है। यह पृथ्वी के गर्भ से संचित अपार ऊर्जा को मुक्त होने से उत्पन्न होती हैं और जो भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर है इसका कि सुनामी क्या है। तो सुनामी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें महासागर का पानी भूकंप के आने के कारण बड़े स्तर पर तितर बितर होता है। इसके फलस्वरूप लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होते से लहरें उत्पन्न होती हैं जो भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। इस कंपन का केंद्र जब महासागर की तल्ली पर होता है तब यह सुनामी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख करें। भूकंप क्या है तथा इसकी बचाने का 3 उपायों का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर है कि धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न कहलाती हैं। कंपन का केंद्र जब स्थल खंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भारत में दरभंगा बिहार एवं लातूर महाराष्ट्र भुज गुजरात में भयंकर भूकंप आए थे और भूकंप से बचाव के 2 उदाहरण इस पर। पहला नंबर है भूकंपरोधी भवन निर्माण कर, यानी भूकंपरोधी घर बनाकर हम यहाँ पर बचा सकते हैं। और दूसरा नंबर है भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वारा। और 3 नंबर है भूकंप के समय आपदा से बचाव के तरीकों का इस्तेमाल कर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि आपदा से यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपदा से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण प्राकृतिक संपदा मानव जीवन एवं संपत्ति पर खड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति होती हैं आपदा कहलाती हैं। आपदाएं अल्पकालीन होती हैं, अर्थात कम समय में ही संपादित हो जाती हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम दीर्घकालीन होते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरे 40 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि सोशल साइंस का जो 5 सब्जेक्ट होता है हमने 40 लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं। इनमें से आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसमें से आप लोग को याद कर लीजिए, इसी में से आप लोग को क्वेश्चन आएगा 100%। यह हम गारंटी देते हैं कि इसी में से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। और यहाँ पर तो हम इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं पहले ही और ग्रुप में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर सोशल साइंस का दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय फाइनल हो गया और मैथ का भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय हम करा दिए हैं। अब साइंस बचा है और यहाँ पर हिंदी संस्कृत 3 है, जो कि हम मात्र 1 से 2 दिन में समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगेंगे, जो कि मात्र आप लोग का लगभग 5 से 7 दिन और टाइम है। इसी दिन में हम सब करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।